अगर आप पतले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हेल्दी हैं। और डाइट्स असर क्यों नहीं करते? उससे एक बार तो लगता है कि स्किन पे अच्छा अच्छा सा लग रहा है, पर एक दो हफ्ते बाद स्किन एकदम डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। स्किन हेल्दी है नहीं है ये मैटर नहीं करता, बस राइट। ऑयली है स्किन यही देखते रहते हैं। मुझे लगता था कि मुझे एक माइक दे दो ताकि मैं ना एकदम पूरी कंट्री को एक साथ ही बता सकूं कि ये कॉमन प्रॉब्लम है जो आप सब कर रहे हो। आपको बहुत ही बेसिक स्किन केयर रूटीन चाहिए हम्म जिससे आप अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हो। और वो बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या होगा आपके हिसाब से? हमारी स्किन हमारे हेल्थ की एक रिपोर्ट होती है। पीरियड्स आने वाले हैं, हॉर्मोन्स चेंज हुए और गालों पे पिंपल आ गया। काम का स्ट्रेस बढ़ रहा है, हॉर्मोन्स की उछल कूद हुई और हेयर लॉस होने लग गया। और ऐसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कई मिलेंगे। फलाना प्रोडक्ट जिससे स्किन क्लियर हो जाएगी, ढिमकाना ट्रीटमेंट जिससे हेयर में प्रोटीन बढ़ेगा। कंपनीज के वादों के जाल में हम फंस जाते हैं और अपने लिए नए मिथ्स और प्रॉब्लम्स बना लेते हैं, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट कैन नेवर वर्क फॉर एवरी वुमन। ये जो सॉल्यूशंस हम ढूंढते हैं बाहर, इन सब इश्यूज का सॉल्यूशन लाइज इन आवर स्किन एंड हार्मोन केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए आज हम इस कॉन्वर्जेशन के जरिए इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे फ्रॉम डॉक्टर शंखिला। Dr. Shankila Mittal is an MBBS and MD dermatology from Maulana Azad Medical College in Delhi. She has completed training for all skin, nail and hair disorders in Lok Nayak Hospital and Safdarjung Hospital. She is a practicing dermatologist in Delhi since the last 5 years. Welcome to Josh Talks, Asha, Dr. Shankila ji. हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जोश टॉक पे आके, बिकॉज ये ऑन डेली बेसिस मेरे पास इतनी लेडीज एंड फीमेल्स आती हैं फॉर सम और द अदर हेयर इशू। मोस्टली जैसे या तो उन्हें हेयर फॉल है या एक्ने है या पिगमेंटेशन है। एंड मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ इतनी कॉमन चीजें वो गलत कर रही हैं। ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि उन्हें पता होंगी, बट ऑलमोस्ट सभी लाइक 100 में से 80% ऑफ द लोग उसको गलत कर रहे हैं। सो आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ताकि मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं कि वो क्या डेली प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आप गलत कर रहे हैं एंड कैसे आप अपनी स्किन, हेयर एंड हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस डिस्कशन। तो अभी डायरेक्टली हम हमारे सवाल जवाब पे आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, कि जो हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड है, कि हमारे हॉर्मोन्स और स्किन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है एग्जैक्टली? सो एक्चुअली जो हमारी स्किन है इट इज लाइक अ मिरर। हमारी स्किन हमें दिखाती है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। जैसे अगर आपके फेस पे एक्ने आ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, या स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या ड्राई है, ये सभी चीजें आपकी बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं या जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या जो भी आपस में बॉडी का जो इंटरप्ले है उसकी वजह से हो रहा है। सो एवरीथिंग विच हैपेंस ऑन योर स्किन सम और द अदर वे इट इज रिलेटेड टू आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। So, जो हमारी स्किन है वो एक मिरर की तरह है और हमें वो बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। जो भी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आपके फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, या तो ज्यादा बाल आ रहे हैं अनवांटेड हेयर बॉडी पे, या फिर सर से बाल झड़ रहे हैं बॉडी पे, या फेस पे पिगमेंटेशन आ रही है, काफी बार नेक पे कालापन आने लग जाता है, या फिर नेक पे स्किन टैग्स और मस्से बनने लग जाते हैं, जी। अंडर आई सर्कल्स या डार्क लिप्स होने लगते हैं। ये हम्म सभी चीजें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से हो रही हैं। सो अगर आप अपनी स्किन पे कुछ साइंस नोटिस कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपकी बॉडी के अंदर जो चल रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली। जैसे अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, इट मे बी कि वो थायराइड हार्मोन है उसके चेंजेस की वजह से हो रहा है, या सम अदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है, या बहुत ज्यादा ऑयली हो गई है, हर वक्त आपने कितनी मर्जी बार फेस धो लिया बट फिर भी स्किन ऑयली है, सर ऑयली है, डैंड्रफ है। अगेन ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो रिलेटेड टू हार्मोनल चेंजेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। हमारे हॉर्मोन्स और स्किन के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में तो आपने समझा दिया। नेक्स्ट बर्निंग क्वेश्चन जो लड़कियों के मन में यूजुअली होता है वो होता है उनके वेट से रिलेटेड, कि कई बार लड़कियों के वेट वजन के बेसिस पे वो अपने फिटनेस को जज करती है। ये कितने हद तक सही है आपके हिसाब से? सो इट्स अ वेरी बिग मिथ। लोगों को लगता है जो मोटा है वो अनहेल्दी है और जो एकदम पतला है वो हेल्दी है। हम्म ये एकदम गलत है, ठीक है।
जो हमारा वेट है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, जेनेटिकली हमारी बॉडी का बिल्डअप कैसा है, हमारी डाइट कैसी है, हम दिन में कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एंड हमारा स्ट्रेस लेवल्स कैसा है। सिर्फ वेट के बेसिस पे हम किसी का भी फिटनेस जज नहीं कर सकते। ना ही ज्यादा पतला होना हेल्दी है, ना ही ज्यादा मोटा होना हेल्दी है। एंड दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, एंड आपकी बॉडी की हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। लाइक अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस लेवल्स की, तो स्ट्रेस लेवल्स की वजह से हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स, वो इंक्रीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में वेट गेन हो जाता है। बट अगेन कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से उनकी डाइट कम हो जाती है, उन्हें भूख कम लगती है, और दूसरा हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो पतले हो जाते हैं। बट दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो पतले हो रहे हैं मोटे, दे आर अनहेल्दी। एंड अगर आप पतले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हेल्दी हैं और आप कुछ भी खा सकते हैं और आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। आप उतना ही प्रीडिस्पोज्ड हैं एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से अपनी बॉडी को हार्म करने में, जितना कि जिसका वेट ज्यादा है वो है। एंड अगर आप एक मतलब एक नॉर्मल बीएमआई मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओबीस नहीं है, जस्ट थोड़े से हेल्दी दिखते हैं, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हेल्थ खराब है। एंड वेट ज्यादा होते हुए भी आपके हॉर्मोन्स टोटली नॉर्मल हो सकते हैं। सो दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। एंड लोग इसको बहुत ज्यादा मिक्स कर देते हैं कि अगर ये मोटा है तो अनहेल्दी है, पतला है तो हेल्दी है। इट इज नॉट सो सिंपल, देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो हमें देखनी पड़ती है। राइट राइट। शंकला जी, यहाँ पे आप कोई एग्जाम्पल बता पाएंगे कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें ये वेट रिलेटेड जो इशू होता है उनको लेकर जब आते हैं, व्हाट इज द यूजुअल प्रॉब्लम दैट दे कम विद? सो काफी बार मेरे पास जो मोस्टली गर्ल्स आती है जिनको एक्ने होता है, मोस्टली उनका वेट ज्यादा होता है। लेकिन उनका लाइफस्टाइल, सिर्फ वेट ज्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत खराब होता है। मोस्टली उनकी डाइट में सिर्फ जंक फूड है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, और कुछ एस्पिरेशन भी नहीं है कि आगे जाके हमें ना अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है या हमें अपनी एक्सरसाइज को ऐड करना है अपनी लाइफ में। बट एकदम कॉन्ट्ररी, मेरे पास एकदम पतली पतली लड़कियां भी आती हैं जिनको बहुत सिवियर एक्ने होता है, और जब मैं उन्हें बताती हूँ कि आपको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, दे आर शॉक्ड। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। उन्हें लगता है हम तो इतने पतले हैं, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। और एक बार मैंने एक लड़की को बोला कि आप पतले हो, आपको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, कि आपको अपनी डाइट ठीक करनी है और एक्सरसाइज करना है। और उसकी मम्मी एकदम ऐसे हो गई, मैं इसको एक्सरसाइज करते हुए नहीं देख सकती, ये तो इतनी पतली है, ये और पतली होगी तो कहाँ जाएगी। तो मुझे लिटरली उनको समझाना पड़ा कि पतली होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, सबको भी डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, साथ साथ आप एक बैलेंस डाइट मेंटेन करो। मतलब वो उसका लाइफस्टाइल ऐसा था कि क्योंकि मैं पतली हूँ, मैं तो रोज मोमोज खा सकती हूँ, रोज पिज्जा खा सकती हूँ, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, फिर भी मैं फिट रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। पतला होना भी उतना ही अनहेल्दी होता है। और जब मैंने उसको समझाया तब जाके शी अंडरस्टूड कि नहीं, उसको भी एक्सरसाइज करना है डेली, साथ साथ एक बैलेंस डाइट लेनी है, ताकि उसके हार्मोनल चेंजेस रेगुलेट हो सके और उसका हेयर फॉल एंड एक्ने इंप्रूव हो सके। Could you share with us a list of things that we should take care अगर हमें हमारे हॉर्मोन्स को ज्यादा बेटर मैनेज करना हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट है डेली एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में भी जो जरूरी है कि एटलीस्ट आधा घंटा, आइडियली 1 घंटा, एवरी वीक 6 days a week आप मॉर्निंग टाइम में रेगुलर एक्सरसाइज करो। मॉर्निंग एक्सरसाइज का बेटर देन इवनिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि उस टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे अच्छा होता है। उन एक्सरसाइजेस में भी ओनली वॉक करना इज नॉट इनफ, इट शुड बी अ प्रॉपर एक्सरसाइज, जिसमें आप या तो रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, स्किपिंग, साइकिलिंग, जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसीना आता है तो मैं इसलिए एक्सरसाइज ही नहीं करती। दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, चाहे आप एसी चलाकर एसी रूम में एक्सरसाइज करो, व्हाट मैटर्स इज कि आपकी बॉडी मूव हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी में आ रही है, एंड आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है व्हाइल यू आर एक्सरसाइजिंग। सो एटलीस्ट आधा घंटा या 45 मिनट्स का आपको एक विग्रस वर्कआउट टाइप एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद आप 15 to 20 मिनट्स टोनिंग को दे सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रेचेस कर रहे हैं, बहुत ही लाइट वेट्स उठा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका फोकस किस चीज पे है, वेट रिडक्शन पे है या थोड़ा सा अपना मसल्स को टोन अप करने पे है। राइट। एक्सरसाइजेस के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है एक ऐसी डाइट विच इज लो इन ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं ना तो हमारी बॉडी में जाके वो शुगर रिलीज करता है। तो कुछ चीजों से हमारी बॉडी शुगर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है और कुछ चीजों से एकदम तेजी से एब्जॉर्ब करती है।
अगर हमारी बॉडी एकदम तेजी से शुगर एब्सॉर्ब करेगी तो बॉडी में शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे बॉडी इंसुलिन हार्मोन इंक्रीज करेगी। और जब बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाने लगती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी नेक पे कालापन आने लगता है, फेस पे एक्ने आने लगते हैं, स्किन टैग्स आने लगते हैं, फेस पे एक्ने आने लगता है, बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी खुद से ही ना वेट गेन करने लगती है। आप कुछ नहीं खा रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, तब भी कभी कभी क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है आप वेट लॉस नहीं कर पाते और फैट एक्यूमुलेट करने लगते हो। तो बचने के लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करें जिसमें ग्लाइसेमिक लोड कम है। ग्लाइसेमिक लोड से मेरा मतलब है जैसे मैदा नहीं होना चाहिए डाइट में, व्हाइट राइस कम से कम खाओ आप, ब्रेड, व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड दोनों ही अनहेल्दी होती है, दोनों में मैदा है, दोनों को अवॉइड करना है। कॉर्नफ्लेक्स अवॉइड करना है बिकॉज कॉर्नफ्लेक्स आर हैव अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक लोड, एकदम 100% को शुगर ही है, तो इसलिए आपको उसको अवॉइड करना है। बट कॉर्नफ्लेक्स तो सबसे ज्यादा रेकमेंडेड होते हैं ना, मतलब जो हम एड्स में वगैरह देखते हैं। आई नो, ये अगेन इट्स अ वेरी बिग मिथ। लोग सोचते हैं कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी है, दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाले और वो सुबह ब्रेकफास्ट में जिम जा रहे हैं और आकर कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं। राइट, दैट्स टोटली रॉन्ग। कॉर्न्स जैसे आप जो अमेरिकन कॉर्न्स को आजकल लोग खाते हैं ना डाइट में, वो सैलेड में डाल डाल के अमेरिकन कॉर्न्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न से बनी हुई कोई भी चीज उसका ग्लाइसेमिक लोड हाई होता है, इसलिए वो हेल्दी नहीं है, इसलिए उसको मत खाओ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल लो, अगर आपको कुछ मिक्स करके खाना ही है तो बेटर है कि आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लो या ओट्स डाल लो रादर देन एडिंग कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर हेल्दी, जैसे पपाया इज गुड, एप्पल एंड पेयर आर गुड, बट फ्रूट्स लाइक मैंगो, चीकू, ग्रेप्स, बनाना, इन सब का ग्लाइसेमिक लोड हाई होता है, ये ज्यादा शुगरी फ्रूट्स हैं, तो इनको आपको अपने डाइट में कम रखना चाहिए। कम रखना है, ओके। एंड जब भी आप एक मील ले रहे हैं तो कोशिश करो कि अपनी मील के साथ एक बड़ी प्लेट सैलेड की जरूर लो। सैलेड से क्या होता है, उसमें फाइबर होता है ना, तो फाइबर हमारा शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो कर देता है, जिससे अगर हमने थोड़ा सा कुछ शुगरी खा भी लिया तो फूड का ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। एंड खाना खाते समय सब्जी पे फोकस ज्यादा करो, रोटी कम एंड सब्जी ज्यादा। क्योंकि हम वेट और वर्कआउट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आउट ऑफ द मेनी एक्सक्यूजेज आई गिव फॉर नॉट वर्किंग आउट, मेरा फेवरेट वन इज कि मेरी स्किन लूज हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लेती हूँ तो ये मुझे बताइए कितना वैलिड थॉट है ये। Really, I didn't know people think कि उनकी स्किन लूज हो जाएगी वर्कआउट से। नो क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वीडियोस देखे हुए हैं ना कि जिसमें लोग बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस कर लेते हैं और फिर बाद में हाथ से यहाँ पे या पेट में से वहां से देयर आर दिस बैग्स ऑफ फैट। वेट लॉस मतलब पहले तो एकदम इस मिथ को मैं साइड कर देना चाहती हूँ कि वेट लॉस या वर्कआउट से आपकी स्किन लूज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट वर्कआउट करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी स्किन और हेल्दी होगी, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, इट एक्ट्स एज एन एंटी एजिंग थिंग, आपके फेस पे रिंकल्स लेट आएंगे एंड आपकी ग्लो हो जाएगी। तो वर्कआउट इज डेफिनेटली हेल्दी। प्रॉब्लम कब आती है ना, जब सडन वेट लॉस करते हैं लोग, 90 वेट है एंड दे टारगेट कि 1 मंथ में हम 10-15 kg रिड्यूस कर लेंगे, तो वर्कआउट भी हो रहा है और एकदम क्रैश डाइटिंग हो रही है, डाइट में बिल्कुल प्रोटीन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। उस सिचुएशन में क्या होता है ना, सडन वेट लॉस की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं या स्किन लूज हो जाती है, क्योंकि स्किन को अडेप्ट होने का टाइम नहीं मिला। वो धीरे धीरे कर कम वेट पे अडेप्ट होती रहेगी ना, तो वो कभी भी लूज नहीं पड़ेगी। अगर आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो सपोज, तो सीधा हैवी वेट्स नहीं कि मतलब आज पहली बार आप जिम में गए हो और आप सोचते हो कि मैं सीधा अपना 10 kg 15 kg उठाना स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले बॉडी को थोड़ा यूज टू करो टू एक्सरसाइजेस, देन कम वेट से स्टार्ट करो ताकि स्किन एंड मसल स्ट्रेच होना स्टार्ट हो, एंड धीरे धीरे यू कैन ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज, इससे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे एंड स्किन लूज नहीं होगी। बट डेफिनेटली वर्कआउट इज द थिंग, वो तो आपको करना ही है। बट हियर आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि बहुत लोग वर्कआउट करते हैं और उसके साथ में वे प्रोटीन, वेट गेनर्स या कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते रहते हैं, थिंकिंग कि इससे ना दे विल बी मोर हेल्दी। यहाँ पे आई लाइक टू मार्क कि ऑल दी सप्लीमेंट्स आर नॉट सो गुड, स्पेशली फॉर योर स्किन। सी व्हाट इज वे प्रोटीन, लाइक जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाते हैं ना, उसमें से जो येलो येलो सा पानी अलग होता है, राइट, दैट इज वे, उसको हम वे कहते हैं। तो जो भी मिल्क होता है और उसके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, हार्मोन जो प्रेजेंट होता है, जो गाय के बच्चे को चाहिए होता है जब वो दूध पीता है। हमें भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन। बट अगर आप डब्बे भर भर के वे प्रोटीन खाओगे तो
ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में कितना सारा जाएगा, और फिर वो जाकर आगे हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट कर देगा। फिर उसकी वजह से आप वेट गेन एक्सपीरियंस कर सकते हो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने, ऑयली स्किन, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वर्कआउट कर रहे हो तो आपको सप्लीमेंट भी लेना है, वर्कआउट करो, अच्छे से करो, और साथ में हेल्थी डाइट फॉलो करो, दैट इज इनफ। क्योंकि हम वर्कआउट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे एसेंशियल जो हमें जिम ट्रेनर्स बताते हैं कि आपको अभी प्रोटीन लेना शुरू करना है, जैसे वे प्रोटीन शुरू कर देना है। आपने अभी बताया कि वे प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट देन सही मात्रा में अगर ले तो सही होगा। व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड जब हम हमारा वे प्रोटीन कोई चूज़ कर रहे हैं खुद के लिए? एंड आर देयर एनी ऑल्टरनेटिव्स के प्रोटीन वो जार लेने के बजाय क्या हम कोई और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं हमारे घर में इटसेल्फ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आई डोंट रिकमेंड वे प्रोटीन, और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि थोड़ी क्वांटिटी में भी आपको चाहिए वे प्रोटीन। हमें अपनी डाइट से मिल जाता है जितना हमें चाहिए ना, हम थोड़ा बहुत भी जो मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उससे जो हमारी बॉडी को एक मिल्क से न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है। अलग से वे प्रोटीन की नॉर्मल बेसिस पर जरूरत नहीं होती है। मोस्टली जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग वे प्रोटीन, वे आइसोलेट्स ये सब लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्किन हेल्थ को ध्यान में रखें तो उसकी वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन लेवल्स इंक्रीज होंगे। कुछ लोगों में जो ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रीडिस्पोज्ड है, इन सब हार्मोन्स के ना इंक्रीज होने की वजह से फिर स्किन चेंजेस, जैसे स्किन पे कालापन, स्किन टैग्स, पिगमेंटेशन, एक्ने, हेयर फॉल होने लगता है। तो अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, पर साथ साथ आप इस तरह की प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देन आई विल एडवाइज कि आप वे प्रोटीन मत लो, ठीक है। वे प्रोटीन के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, स्पेशली अगर आप प्रोटीन नेचुरल डाइट में लेना चाहें तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। वेजिटेरियन डाइट में वी हैव पीज विच आर गुड इन प्रोटीन, पनीर है, सोया, इट इज गुड इन प्रोटीन, स्प्राउट्स आप डेली ले सकते हैं विच हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन, hemp and brown rice are also available which are rich in protein. If you are non-vegetarian, then there are a lot of more options जैसे egg whites, chicken, fish which are rich in protein. अगर आप पाउडर बेस्ड प्रोटीन ही लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी पाउडर बेस्ड में ना प्लांट एक्सट्रैक्ट प्रोटीन्स आर अवेलेबल, जैसे पी प्रोटीन या दूसरे प्रोटीन्स जो आप ले सकते हो इफ यू वांट, बट दे आर नॉट नेसेसरी, मतलब जरूरत नहीं है उनको लेने की। राइट राइट राइट, ओके ओके। तो यस, डेफिनेटली वर्कआउट शुरू करने के पहले जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दी है। अब नेक्स्ट जो बर्निंग टॉपिक है जो मोस्टली महिलाओं में देखा जाता है वो है अबाउट एक्ने, कि हमारी ऑडियंस की सबसे बड़ी दिक्कत अगर मैं कहूँ तो वो है एक्ने। तो आज उस पर क्लैरिटी थोड़ा सा पाते हैं। हाँ, क्या हर एक्ने हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है आपके हिसाब से? इज दैट ट्रू? सो आई विल से मोस्ट एक्ने हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, बट नॉट ऑल एक्ने। हार्मोनल चेंज का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ गलत ही हो रहा है वो वाले हार्मोनल चेंजेस। जब भी कोई टीनेज में एंटर करता है, प्यूबर्टी आती है, डेफिनेटली बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे विच आर गुड फॉर द बॉडी, और उसके साथ साथ टीनेज में एक्ने हो सकता है विच इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। लेकिन कभी कभी लेटर एज पे, जैसे आप 25 ईयर्स जब आपने क्रॉस कर दिया है तब एक्ने पहली बार आना स्टार्ट होता है, या जो पहले एक्ने होता था वो नहीं सेटल हुआ और ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, तो वो कुछ एबनॉर्मल हार्मोनल चेंजेस जो नहीं होने चाहिए थे बॉडी में उनकी वजह से होता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्ने हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स का यूज जिसकी वजह से आपके पोर ब्लॉक्स हो जाते हैं और वो एक्ने करने लगता है। ओवर ऑयल एप्लीकेशन, काफी लोग एकदम भर भर के ना सर में पूरे दिन ऑयल लगा के रखते हैं, उसकी वजह से फेस भी ऑयली हो जाता है, ट्रिकल डाउन करते ऑयल, एंड पोर्स ब्लॉक होने की वजह से एक्ने ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। some multivitamin supplements like बहुत ज्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना, B12 सप्लीमेंट्स लेना रैंडमली, चाहे जरूरत नहीं भी है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू एक्ने ब्रेकआउट्स। एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स, केमिस्ट से लेकर कुछ ट्यूब्स ले लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, केमिस्ट सब बस बोलते हैं कि बस मेरी स्किन अच्छी हो जाए, वो कुछ भी दे देते हैं, मोस्टली उनमें स्टेरॉइड होगा, तो उससे एक बार तो लगता है कि स्किन पे अच्छा अच्छा सा लग रहा है, पर एक दो हफ्ते बाद स्किन एकदम डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन पतली हो जाएगी, अनवांटेड हेयर आने लगेंगे एंड एक्ने होने लगेगा। सो कुछ एक्ने एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते हैं एंड कुछ एक्ने हमारी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। अभी आपने जो हार्मोनल चेंजेस के बारे में मेंशन किया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं या दीज अदर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई
कि these are the indicators of hormonal change in our body? तो हार्मोनल चेंजेस के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं हमारी बॉडी पे। सबसे पहले तो एक्ने ब्रेकआउट्स। एक्ने ब्रेकआउट स्पेशली अगर 25 ईयर्स के बाद हो रहे हैं या फिर पहले भी होते थे पर 25 ईयर्स के बाद चलते जा रहे हैं, स्पेशली जो हार्मोनल ब्रेकआउट वाले एक्ने होते हैं वो हमारे चीक, नॉर्मली एक्ने चीक पे होता है बट हार्मोनल ब्रेकआउट वाले एक्ने हमारा चीक को क्रॉस करके चिन, नेक लाइन एंड जॉ लाइन तक जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का एक्ने मोस्टली हार्मोनल ब्रेकआउट्स की वजह से होता है। अगर आपके फेस पे अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, फेशियल हेयर दिखाई देने लगे हैं, या फिर आपके सर के बाल पतले हुए हैं, जैसे आप पहले कोम करते थे तो स्कैल्प नहीं दिखाई देता था, पर अब अगर आप कोम करते हो या ऑयलिंग करते हो तो नीचे से ना स्कैल्प थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया है, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। उसके अलावा अगेन अगर आपकी अंडर आर्म्स में पिगमेंटेशन हो रहा है या नेक के ऊपर पिगमेंटेशन हो रहा है, एकदम से आईज के आसपास बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स आने लगे हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। एंड मोस्ट कॉमनली लोगों को लगता है कि अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। रेगुलर पीरियड्स होते हुए भी आपको हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, तो वी शुड बी अलर्ट एंड हमें बाकी पॉइंटर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, राइट। और एक्ने को अगर जड़ से निकालना हो तो वो कैसे किया जा सकता है? तो डिपेंड, इट अगेन डिपेंड्स, एक तो आप कौन से एज ग्रुप की बात कर रहे हो। अगर आप टीनेज में बात कर रहे हो ना, तो टीनेज में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना नॉर्मल है, थोड़ा बहुत एक्ने आना भी नॉर्मल है। तो आप उस एज में यू हैव टू एम्ब्रेस द एक्ने कि हाँ मुझे एक्ने हो रहा है, ये नॉर्मल है, ये इस एज ग्रुप का पार्ट है, बस मुझे जो एक्ने हो रहा है मुझे उसको ठीक करना है, ट्रीट करना है, ताकि वो निशान ना छोड़ के जाए और उसका मार्क ना छूटे। पर ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 1 या 2 ब्रेकआउट हो गए तो कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, कुछ एबनॉर्मल हो गया। अगर हम साथ की एज ग्रुप की बात करें, लाइक 25 एंड 30 ईयर्स की एज में अगर एक्ने आ रहा है, ये वाला एक्ने मोस्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होगा। तो आप इसको जड़ से खत्म कर सकते हो एंड करना भी चाहिए। अगेन एक तो ये देखकर कि एक्ने क्यों हो रहा है, या तो आपकी डेली रूटीन में कोई गलती है, जैसे आप बहुत ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स कर रहे हो, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप अप्लाई कर रहे हो, बहुत ज्यादा फेशियल्स करवा रहे हो। अगेन फेशियल्स की वजह से भी ना इतनी क्रीमी मसाज करते हैं फेस में, जिसको एक्ने नहीं भी हो रहा होता उसको ब्रेकआउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैन बी अ फैक्टर जिसकी वजह से आपको इतनी लेटर एज पे एक्ने आना स्टार्ट हुआ, या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। तो उसको करेक्ट करने के लिए अगेन जो मैंने एक्सरसाइजेस पॉइंट आउट करी है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, विच इज, ऐसा नहीं कि कुछ अलग डाइट करनी है, वही जो आप रूटीन में खाते हो आपको वही खाना है, बस खाने से पहले आपको देखना है आप क्या खा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी हाथ में आया बस खा लिया ना, आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं भी वो हेल्दी वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड प्रोसेस्ड फूड कम से कम है। साथ में आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। हमारी स्लीप का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे हार्मोनल चेंजेस में। बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स मेरे मोस्ट पेशेंट्स यही बोलते हैं कि हम तो 2-3 बजे सोते हैं और फिर 10-11 बजे उठते हैं। तो ना ये भी बिल्कुल गलत है। आप टाइम पे नहीं सोओगे, बॉडी हार्मोन्स की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारी बॉडी की ना एक साइकिल बनी हुई है, 10-11 बजे वो ऐसे हार्मोन्स बनाना स्टार्ट करती है जो हमें नींद आने में हेल्प करते हैं। सुबह के 8 बजे के करीब हमारी बॉडी की साइकिल है वैसे हार्मोन्स रिलीज करना, जो हमें सुबह उठने में हेल्प करते हैं, हमें एक्टिव बनाते हैं और हमारा डेली रूटीन कैरी ऑन करने में हेल्प करते हैं। पर अगर आप ये स्लीप पैटर्न चेंज कर दोगे, बहुत लेट सोगे, बहुत लेट उठोगे, तो बॉडी भी अपने हार्मोन्स में कंफ्यूज हो जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस आने लगता है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल सबकी लाइफ में आ चुकी है वो है स्ट्रेस। आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल्स होते हैं तो उसकी वजह से भी आपको एक्ने ब्रेकआउट्स आने लगते हैं। तो इसलिए आपको स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से स्ट्रेस कंट्रोल में रखो, पर आजकल स्ट्रेस सबको हो रहा है। तो जो आपने एक्सरसाइजेस बताई थी उसके साथ ही आप थोड़ा सा टाइम स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस के भी लिए रख सकते हो, जिसको करके आपको अच्छा लगे। जैसे मे बी इफ यू लाइक योगा या मेडिटेशन तो आप वो करो, या फिर दिन में कोई सिंपल एक्टिविटी, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, तो 15 मिनट अपने लिए निकालो ताकि आपकी स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस हो। जो वो 15 मिनट हो उसमें मोबाइल फोन को साइड में रखो और सिर्फ अपने साथ स्पेंड करो, ताकि ना आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो। ऑल दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट, दे गो अ लॉन्ग वे आपके एक्ने को कम करने में एंड स्किन हेल्थ और जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। अनदर मेजर चैलेंज एरिया इज वेट लॉस हो या गेन। लेकिन आपने देखी होगी आपके पास जो पेशेंट्स आती होगी तो कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जितना भी खाए, जैसे आपने अभी थोड़े टाइम पहले मेंशन किया था कि मोमोज खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन दे डोंट पुट ऑन वेट।
और कुछ होती है जो हवा भी सूंघ ले तो 2 ग्राम बढ़ गए होंगे, ऐसी फीलिंग उन्हें आती है। तो क्या खाने और वेट गेन में कोई रिलेशनशिप नहीं है? ऐसा नहीं है, हम्म। खाने एंड वेट गेन में डेफिनेटली रिलेशनशिप है, हम्म। बट और भी फैक्टर्स हैं जो हमारा हम्म। वेट गेन डिफाइन करते हैं ना। हम्म। जैसे आपने बोला, एकदम सही बात है, एकदम पतली पतली लड़कियां आती हैं और इतनी अनहेल्दी डाइट है, बट वो वेट गेन नहीं करती हैं, हम्म। और वो उससे भी परेशान है, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। राइट। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, एकदम जिनका वेट ज्यादा है और उनका डाइट सुनो तो कुछ खा ही नहीं रहे, लिटरली वो कुछ नहीं खा रहे, बट हम्म। फिर भी वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में थोड़ा सा जेनेटिक मेकअप भी डिपेंड करता है, बॉडी का नेचुरली मेटाबॉलिज्म कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगेन स्ट्रेस लेवल्स कैसे है ना। हम्म। बहुत अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आपको वेट लॉस वेट गेन दोनों की तरफ लेकर जा सकता है। राइट। एंड हॉर्मोन्स का भी रोल आ जाता है कि बॉडी में हॉर्मोन कैसे हैं। कुछ हम्म। लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, बिकॉज इंसुलिन हार्मोन इंक्रीज होने लगता है, तो बिना कुछ खाए भी जो इंसुलिन हार्मोन है वो फैट एक्यूमुलेट करने लगता है। एंड ओके। एब्डोमेन, जब इंसुलिन हार्मोन की वजह से फैट एक्यूमुलेट होता है ना, सबसे ज्यादा आपको दिखेगा एब्डोमेन के ऊपर, पेट के ऊपर फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हम्म। उनका पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। बट अगेन, मतलब खाना तो आपको फिर भी वॉच करना है, चाहे पतले हो या मोटे। ऐसा नहीं है कि आपको खाने डाइट की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको हम्म। खाना वॉच करना है, एक्सरसाइज फिर भी करना है, एंड साथ साथ जो भी और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप वेट लॉस या गेन नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। ध्यान दे सकता है। राइट, राइट। डेफिनेटली आंसर्स माय क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि इंडिया में कलरिज्म तो है ना। और गोरी गोरी स्किन मतलब लाइट स्किन होना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, या लड़कियों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, उन्हें दे वांट इट। एंड इस चक्कर में देन रंग गोरा करने के चक्कर में कई प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। क्या वो प्रोडक्ट्स असल में काम करते भी है, और अगर नहीं करते तो उनका क्या एडवर्स इफेक्ट्स होता है हमारे स्किन पर? तो यू आर वेरी करेक्ट, ये ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में कि हम्म। मतलब स्किन हेल्दी है नहीं है ये मैटर नहीं करता, बस गोरी राइट। है skin, यही देखते रहते हैं लोग ना। हम्म। हम्म। बट इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो कलर कुछ भी हो उस पे ग्लो होगा, एक शाइन होगी और एक इवननेस होगी जो अच्छी लगेगी। सो राइट। यू शुड स्टॉप रनिंग बिहाइंड कलर कि कलर क्या है मेरी स्किन का, हम्म। ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स, एकदम ना हम्म। 20 18, ज्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता उन्हें आसपास की दुनिया के बारे में, बस केमिस्ट के पास गए, बोला मुझे गोरा होना है, गोरे होने की क्रीम दे दो, और हम्म। उसको लगाते रहे 1 2 3 कभी कभी 5 5 साल तक, कुछ भी रैंडम क्रीम वो लगाते रहे, और उसकी हम्म। वजह से फेस बिल्कुल डैमेज हो जाता है। हम्म। मोस्टली इन में स्टेरॉइड्स होते हैं, तो स्टेरॉइड से क्या होता है, हमारी स्किन पतली होनी स्टार्ट हो जाती है, हम्म। सेंसिटिव हो जाती है, थोड़ा सा भी धूप टॉलरेट नहीं करती और रेडनेस आने लगती है। हम्म। साथ साथ फेस पे पूरे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स आने लगते हैं, हम्म। एंड रिंकल्स आने लगते हैं। मतलब एजिंग एजिंग जल्दी स्टार्ट होकर ना पूरा यहाँ पे इधर इधर सब जगह पे लाइंस लाइंस एंड रिंकलिंग आने लगती है, हम्म। हम्म। और फिर वो आती है परेशान होकर कि हमारी स्किन डैमेज हो गई। हम्म। एंड फनी पार्ट इज, गोरे फिर भी नहीं हो पाए, रंग तो वही रह गया, साथ साथ डैमेज और कर दिया स्किन को। ऑल कर लिया। हम्म। कोई फायदा नहीं है इस चीज का। हम्म। ऑलवेज रिमेम्बर, ऐसी कोई क्रीम नहीं है जिससे आप ड्रेस्टिकली अपने स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं। राइट। मतलब आई एम सेइंग दिस ऑन द रिकॉर्ड कि हाँ। स्टॉप बीइंग फूल्ड कि ये वाली क्रीम खरीदने से आप बहुत गोरे हो जाओगे, आपका कलर चेंज हो जाएगा। हम्म। जितनी हम्म। भी स्किन डॉक्टर्स भी क्रीम देते हैं, उन सबका मेन एम होता है अनइवननेस को ठीक करना, कि कहीं राइट। पर आपका पिगमेंटेशन डार्क है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे हम्म। स्किन हेल्दी है, ब्लेमिशेस है, उस चीज को टारगेट करना। हम्म। ओवरऑल स्किन टोन चेंज करना किसी क्रीम का टारगेट नहीं है। नहीं है। और कोई चीज अगर ऐसा कर भी रही है तो वो टेम्पररी होता है। हम्म। आप जब तक क्रीम लगाओगे आपको लगेगा हाँ मेरा स्किन टोन लाइट हो रहा है, लाइट हो रहा है, आप हम्म। जिस दिन इसको छोड़ोगे ड्रेस्टिकली वापस आप वहीं पहुंच जाओगे। हम्म। तो हम्म। इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड कि मुझे गोरा होना है, हमारा मेन एम होना चाहिए कि हमारी स्किन को हेल्दी रखना है। अगर आप हेल्दी रखोगे स्किन पे अपने आप एक शाइन और ग्लो आएगा, और वो हम्म। अट्रैक्टिव लगेगा। हम्म। राइट। और अभी हम ग्लो की बात कर रहे हैं, तो जैसे स्किन के लिए हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वैसे ही हेयर के लिए देर आर सो मेनी शैम्पूज एंड हेयर स्पा किट्स एंड हेयर क्रीम्स, या फिर बॉडी के लिए भी हमारे कुछ लोशंस वगैरह होते हैं जिनके साथ भी हम इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं जितना हम हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स या स्किन ब्राइटन करने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ करते हैं। तो ये जो बॉडी और हेयर के लिए हम यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? डेफिनेटली,
मतलब नथिंग कम्स विदाउट अ बैगेज, साइड इफेक्ट तो हर चीज के होते हैं, और साइड इफेक्ट से ज्यादा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो होता है पैसे वेस्ट। इतने ज्यादा पैसे वेस्ट करते हैं ना लोग, मेरे पास एक पेशेंट है इतना बड़ा बैग भर के, इतना बड़ा, इसलिए मेरे पास ये सब है, मैं क्या लगाऊं, ये क्या है, इट मैंने 50,000 रुपीज आई हैव स्पेंड ऑन माई स्किन केयर। तो एवरेज शॉक, मैं लाइक तुम्हें जरूरत ही नहीं थी, तुमने क्यों किया? नहीं, मुझे तो ऑनलाइन जो भी नई चीज दिखती है मैं मंगा लेती हूँ, फिर मैं उसको ट्राई करती हूँ, फिर मुझे पसंद नहीं आती, फिर मैं दूसरी चीज मंगा लेती हूँ। यू विल नॉट गो एनीवेयर, यू आर जस्ट वेस्टिंग मनी। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो जिससे आप अपने पैसे वेस्ट करने का कर रहे हो। सबसे पहले हेयर फॉल जो है, आप शैम्पू से ना ही रोक सकते हो ना ही करवा सकते हो। शैम्पू का मेन पर्पस है सिर्फ बालों को क्लीन करना, उसमें अगर ऑयल लगा हुआ है, डर्ट, पोल्यूशन, डस्ट लगा हुआ है, उसको हटाना, बालों का टेक्सचर थोड़ा इंप्रूव करना, अगर बहुत ड्राई फ्रिजी हो रहे हैं तो उसको थोड़ा स्मूथनेस देना। ठीक है, लेकिन हेयर फॉल नहीं करवाता, ना ही ठीक करता है शैम्पू ना। हेयर फॉल जो हो रहा है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, या तो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे हीमोग्लोबिन कम है, अनीमिया हो रहा है आपको, या आयरन स्टोर्स आपके कम है, मल्टीविटामिन से विटामिन डी या D3 कम है, या हार्मोनल चेंजेस जैसे थायराइड हार्मोन या दूसरे हार्मोन्स जो PCOS वाले हार्मोन्स है, उन सब में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो हमें उस हेयर फॉल के कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना पड़ेगा, रादर देन कोई भी शैम्पू या कंडीशनर लगाने से। एंड स्किन के लिए भी आई विल से टू मच इज नॉट टू गुड। ऐसा नहीं है कि हम अगर 10 क्रीम लगा रहे हैं तो हम सुपीरियर हैं उससे जो 2 क्रीम्स लगा रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट स्किन को ज्यादा चाहिए ही नहीं, मतलब नेचुरली गॉड ने हमें अगर एक स्किन ऐसी दी है तो उसको मेंटेनेंस के भी सारे तरीके बना रखे हैं भगवान ने ना, तो स्किन खुद को मेंटेन कर लेती है। आपको बहुत ही बेसिक स्किन केयर रूटीन चाहिए जिससे आप अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हो। और वो बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या होगा आपके हिसाब से? सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट, चाहे बाहर आपको धूप दिखाई दे रही है कि नहीं, चाहे बाहर बारिश हो रही है, आप गाड़ी में हो, बाइक पर हो, या घर के अंदर हो, सनस्क्रीन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। और सनस्क्रीन आपको अच्छी क्वांटिटी में लगाना चाहिए। आपको सनस्क्रीन अलग अलग SPF के दिखेंगे मार्केट में ना, इसके 15, 30, 50। तो आइडियली SPF 15 से लेके 30 तक इज गुड इनफ। पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम इतनी बॉटल खरीदते हैं और इतनी इतनी डॉट लगाते हैं, वो 2 साल तक चलता रहता है, तो उससे सन प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। तो अगर आप SPF 15 to 30 वाला भी सनस्क्रीन लेते हो, पर अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी मीन्स आधे चम्मच के करीब, आप फुल फेस एंड नेक वाले एरिया में अप्लाई करते हो रेगुलरली। मॉर्निंग में आइडियली 3 बार अप्लाई करना चाहिए, 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे। बट अगर आप नया नया सनस्क्रीन अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट एक बार का भी अगर आप रूटीन बनाते हो तो दैट इज गुड इनफ टू स्टार्ट विद। ठीक है, उसके अलावा एक क्लिंजर, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो एक माइल्ड जेंटल क्लिंजर आपके फेस के लिए। रेगुलर मॉइस्चराइजर, अगेन ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ले लो, और बहुत ड्राई स्किन है तो थोड़ा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। ये 3 चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इज आर गुड इनफ। अगर आप अपना 20s का एज क्रॉस किया है और आप एक नाइट सीरम ऐड करना चाहते हो, तो आप एक hyaluronic एसिड बेस्ड सीरम, जिसको आपको सिर्फ थोड़ा बहुत लगाना है, 4 to 5 ड्रॉप्स फुल फेस पे लगाना है, उतना काफी है। एंड अगर आप 30s का ब्रैकेट क्रॉस कर रहे हो और आप एक एंटी एजिंग के लिए भी क्रीम ऐड करना चाहते हो, तो उसमें बस थोड़ा सा रेटिनॉल हो, 0.05 to 0.1% रेटिनॉल, जिसकी आपको लिटरली जैसे चावल का दाना होता है ना, वैसे 2-3 चावल के दाने जितना फुल फेस के लिए चाहिए, उतना आप अपने फुल फेस पे लगाओ। स्पेशली जिस एरिया में रिंकल्स कॉमनली आते हैं, जैसे कि साइड लाइन, नोज के साइड वाला एरिया, फोरहेड लाइंस, उतने पे अगर आप रेगुलरली एंड अंडर आई एरिया पे लगाओ तो रूटीन स्किन केयर के लिए दिस मच इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा रैंडम स्किन के प्रोडक्ट्स खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। राइट। क्योंकि आपने एंटी एजिंग मेंशन किया, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि किस एज से लड़कियों को खुद के स्किन के बारे में केयर करना थोड़ा सा ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए, सो दैट उनकी स्किन यंग रहे ज़्यादा टाइम तक। बाय व्हाट एज शुड दे स्टार्ट? इसमें कोई एज कट ऑफ नहीं है। देखो, सबकी स्किन अलग है, किसी की जल्दी एज होती है, किसी की लेट एज होती है। और स्किन एजिंग सिर्फ आप फेस पे क्या लगा रहे हो ना उस पर डिपेंड नहीं करता, आपकी फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, डाइट, इन चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये तो मैं कहूँगी स्टार्टिंग से, द डे यू आर बोर्न, एटलीस्ट अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल तो अच्छा ही रखो, ताकि आपकी स्किन एज धीरे हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी स्किन एजिंग को ना 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो या पैसिव स्मोकिंग, आपके साथ कोई आपका पार्टनर है जो स्मोकिंग कर रहा है और आप उससे एक्सपोज हो रहे हो, तो वो आपकी स्किन एजिंग को काफी फास्ट कर देगा। तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हो। एंड
अगर आप बेसिक स्किन के रूटीन स्टार्ट करना चाहते हो तो जब आप अपने टीनेज में भी हो एटलीस्ट सनस्क्रीन से तो स्टार्ट कर ही दो। 20 स्टेज में आने लोगों तो सनस्क्रीन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड ज्यादा से ज्यादा एक हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम। एंड जब 30s में हल्की हल्की सी फाइन लाइंस आने लगती है, कुछ लोगों में 25 की एज में भी आने लगती है, तब एक नाइट बेस्ड सीरम जिसमें रेटिनॉल हो ना, वो स्टार्ट कर सकते हो। ये जो मैंने बताया ना, ये मतलब बहुत है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ये जो चीजें मैंने बताई ये बहुत है। इतना कर लोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। इतना करना भी डेली रूटीन में मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर अगर आपकी स्किन ठीक है तो आप रहने दो, बस इतना फॉलो करो, दैट इज गुड। और आखिरी सवाल जो है वो है हमारे मतलब सारी लड़कियों का फेवरेट एक एरिया जो है, दैट इज डाइट। तो ये जो डाइट कल्चर बढ़ रहा है और हम लिटरली हर हफ्ते एक नया डाइट करके देखते हैं, ऑब्वियसली गूगल की बदौलत। तो यूजुअली देखा जाता है कि कितने भी डाइट्स आप ट्राई कर लो, मोस्ट ऑफ द डाइट्स फेल, असर नहीं होता है, या अगर हो भी गया तो बहुत ही टेम्परेरी होता है। तो मुझे पूछना था कि डाइट्स असर क्यों नहीं करते? गूगल से अगर आ रहे हैं तो someone has tested it, someone has tried it, but then why doesn't it work for me? So फर्स्ट ऑफ ऑल आई से एवरीथिंग डजंट वर्क फॉर एवरीवन ना। ऐसा नहीं है कि गूगल पे एक डाइट लिखा है और आपने उसको किया तो दैट विल वर्क फॉर यू। एंड वेरी फनी थिंग कि मेरे पास ना एक पेशेंट आई, बहुत हेयर फॉल हुआ है, बहुत 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 लिटरली। उसने फोटो खींच के दिखाया, इतना बड़ा बॉल ऑफ हेयर मुझे, और मैं उससे पूछ रही हूँ क्या हुआ, मतलब ब्लड टेस्ट वो पहले से ही करवा कर आई थी। वो खुद से ना, गूगल पेशेंट्स होते हैं ना, पढ़कर आई है, इतनी सारा बड़ा बंडल ब्लड टेस्ट का लेकर आई है, सारे हार्मोनल टेस्ट, सारा सब कुछ करवा रखा है। कह रही डॉक्टर मेरी तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, पर देखो फिर भी मुझे कितना हेयर फॉल हो रहा है, और मैं तो कभी बीमार नहीं हुई, कोई सर्जरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, फिर क्यों हेयर फॉल हो रहा है। देन आई आस्क्ड हर कि आपकी डाइट कैसी है, तो कहती मैं तो डाइट भी मेरी बड़ी अच्छी है, मैं तो कुछ खाती ही नहीं, मैं तो 6 महीने से कीटो कर रही हूँ। तो आई वाज लाइक देयर यू हैव टू आंसर योरसेल्फ कि क्यों हो रहा है आपको हेयर फॉल। तो मैंने कहा इतने टेस्ट करवाने से पहले एक बार मतलब बेटर है कि आप या तो सोच ही लेते ना कि आपके लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने तो गूगल पे पढ़ा है कीटो बहुत हेल्दी है, उससे वेट कम हो जाता है। एंड वो कहती मेरा वेट कम हो भी गया है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। ये भी तो देखिए ना, एट व्हाट कॉस्ट। एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज की तो जरूरत ही नहीं पड़ती कीटो के साथ, उसके साथ तो ऐसे ही हो जाता है। दैट वाज हर रिएक्शन। So at that point, I felt like stop being a Google patient, stop being a Google के बेसिस अपनी डाइट डिसाइड करना, we should stop। ठीक है, बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइट को हमेशा कुछ प्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ फैट्स चाहिए, जो हेल्दी होना चाहिए। तो बेटर की एक ऐसी डाइट आप फॉलो करो जिसमें सब कुछ एक अच्छी क्वांटिटी में हो। अगर आप कोई डाइट फॉलो कर भी रहे हो जिसमें आपको लगता है कि ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए आपकी रूटीन में ना, अदर देन जंक फूड, उसमें ड्रास्टिक चेंज आना जरूरी है। बट जो आप रूटीन घर का खाना खा रहे हो, होम कुक्ड फूड, उसमें ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए हैं, तब तक आप उसको फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, और वन सेंस की आप उसको फॉलो कर लो। लेकिन कोई ऐसी खरीदे जो एकदम ना आपका पूरा रूटीन ही चेंज कर रही है, तो वो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपके हेयर को भी ड्रास्टिकली चेंज करेगी। और आई एम नॉट श्योर उससे वेट लॉस होगा कि नहीं, और वेट लॉस हो भी जाएगा, इट विल कम विद अ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आपको वेट लॉस करना है, बेटर एक्सरसाइज पे फोकस करो, एक हेल्दी बैलेंस डाइट जिसमें आप चाहो तो प्रोटीन्स इंक्रीज कर लो, फैट्स जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उसको कम कर दो, और कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आप ले रहे हो वो ऐसे कार्ब्स लो जो प्रोसेस्ड ना हो ज्यादा, उसमें फाइबर ज्यादा हो, उस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स लो। थोड़ा अर्ली डिनर स्टार्ट कर दो, बाद में आपको भूख लगी तो आप प्रोटीन बेस्ड चीजें ले लो। मतलब इस तरह का एक हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहो, नो प्रॉब्लम, दैट इज वेरी गुड, आप जरूर करो। लेकिन कोई ऐसी डाइट जिसमें कुछ खा ही नहीं रहे आप, या खा भी रहे हो तो जो आप पहले खाते थे ना उसके प्रोपोर्शनेटली एकदम से आपने बहुत ज्यादा कम कर दिया है, तो दैट विल टेक यू नोवेयर, उसका कोई फायदा नहीं है। और आप और मतलब डेफिनेटली यू विल एंड अप इन वन और द अदर प्रॉब्लम। हेयर लॉस का एक बहुत ही फेमस नुस्खा, जो मतलब जिसे दादी माँ का नुस्खा हम बोल सकते हैं, वो है कि हेयर ऑयल करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली मतलब स्कूल में जब थे तब तो रेगुलरली होता था, लेकिन जैसे बड़े होते गए, कॉलेज में आ गए, एंड देन फिर वो रूटीन चला गया। अभी तो हार्डली हफ्ते में एक बार दो बार भी अगर हेयर ऑयल कर दिया तो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पर वगैरह भी देखा, देयर वर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो हेयर ऑयलिंग को बहुत प्रोपोगेट कर रहे थे कि हेयर ऑयल करते रहना चाहिए, रेगुलरली करना है, और उसे मतलब अच्छे से काफ़ी टाइम तक रखना है। डज ऑयलिंग योर हेयर रेगुलरली actually solve the problem of hair loss
फर्स्टली, एंड सेकेंडली अगर हेयर ऑयल कर भी रहे तो कितने टाइम के लिए, और क्या सही तरीका है टू ऑयल योर हेयर? वो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से कि ये जो ऑयलिंग है, जो हमारी मम्मी हमेशा हमें पुश करती रहेंगी कि ऑयल करो ऑयल करो ऑयल करो, उसके उसका हेयर लॉस नहीं रोक सकता ऑयलिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आपका हेयर फॉल है तो वो ठीक हो जाएगा। ऑयल का मेन कॉन्सेप्ट है कि वो हमारे ना हेयर को कंडीशनिंग इफेक्ट देता है। और अगर आपके हेयर बहुत फिजी है, ड्राई है, तो उसको एंड्स को स्प्लिट एंड्स है हेयर में, तो वो स्प्लिट एंड्स रिपेयर करने में हेल्प करेगा, फिजीनेस रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो मोस्टली मैंने देखा है ऑयल लोग है सर में यहाँ पर भर भर के लगाते हैं और इधर लेंथ ऑफ हेयर पे नहीं लगाते, जबकि आइडियली उल्टा करना होता है। ऑयलिंग जो हम करते हैं वो हमें लेंथ ऑफ हेयर पे अच्छे से लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेनली हमारे जो हेयर के स्प्लिट एंड्स है वो है जो हेयर में डैमेज हो रहा है एनवायरमेंट की वजह से, फ्रिजीनेस है, ड्राइनेस है, वो मेनली नीचे के बालों में है। तो एक तो जब भी आप ऑयलिंग कर रहे हो नीचे के हेयर में आपको प्रॉपर्ली लगाना है और स्कैल्प में कम लगाना है, ठीक है। और ऑयलिंग मैक्सिमम आधा घंटा या 1 घंटा करना काफी है। जिस दिन आपको सर्द होना है उसके आधा 1 घंटे पहले लगा लो एंड वॉश इट ऑफ, तो उतना काफी है टू गिव द कंडीशनिंग इफेक्ट टू द हेयर। ऑयलिंग से कभी भी हेयर फॉल नहीं रुकेगा। और अगर आपकी नेचुरली पहले से स्किन ऑयली है, आपको एक्ने हो रहे हैं या डैंड्रफ हो रहा है, तो ऑयल से और इंक्रीज हो सकता है। इसलिए उस केस में तो ओवरनाइट ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑयलिंग हैज इट्स ओन पर्क्स, बट देन वी शुड नो कि क्या फायदे हैं वो, और उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे यूज करना चाहिए। राइट, राइट। यस, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर शंकिला जी। आपने काफ़ी सारे हमारे जो डाउट्स थे, जो ऑडियंस से हमें मिले थे, वो सारे डाउट्स आपने सॉल्व किए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेसिफिकली विमेन जो आपको आज देख रही है, जिन्होंने आपकी वीडियो सुनी है? सो आई विल जस्ट से कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कुछ मिथ्स को बर्स्ट कर पाई। मेरे पास जब भी कोई लड़की आती थी ना विद दीज कॉमन प्रॉब्लम्स, तो मुझे लगता था कि मुझे एक माइक दे दो ताकि मैं ना एकदम पूरी कंट्री को एक साथ ही बता सकूं कि ये कॉमन प्रॉब्लम है जो आप सब कर रहे हो, आप सब ठीक कर लो तो काफी हद तक हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। एंड आई एम ग्लैड कि मुझे आज समहाउ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैं एक साथ अवेयरनेस जनरेट कर पाई कि आप कैसे अपनी स्किन एंड हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। यस, कोशिश वही है कि ऐसे टॉपिक्स, ऐसे जो जनरल टॉपिक्स है, इसके बारे में अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाए, जो सही तरीके हैं लाइफस्टाइल के, वो हम लोगों को बता पाए। एंड थैंक्स अ लॉट, आप जैसे गेस्ट्स हैं जिनके समय और जिनके एक्सपीरियंस की वजह से हमारे ऑडियंस को और दे अंडरस्टैंड द राइट वे टू लिव। थैंक्स अ लॉट शंकिला जी फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. It was a pleasure talking to you. Same here. My pleasure.